नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे फसलों के प्रकार की। ऋतुओं के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि रबी, जायद और खरीफ फसलें। इसके अलावा भारत में कौन कौन से अनाज या कृषि उत्पादन भारतीय मूल के न होकर उन्हें कहीं ना कहीं विदेशों से लाया गया है। जैसे कि हम लोग बात करें गेहूं की, तो गेहूं उत्तर पश्चिम के एशिया के देशों से लाया गया है, यानी कि गेहूं का ओरिजिन भारत नहीं है। किसी प्राचीन काल में गेहूं भारत में नहीं होता था, तो वो किसी न किसी दूसरे देश से या दुनिया के कोई भी महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनमें से किसी एक जगह से कोई ना कोई फसल या कोई ना कोई कृषि उत्पादन भारत में आया है। जैसे चना उत्तर पश्चिम एशिया, टमाटर की बात करें दक्षिण अमेरिका से आया है। इसके अलावा बात करेंगे रेशों की, बात करेंगे फाइबर की, बात करेंगे। फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और फाइबर जंतुओं से भी प्राप्त किया जाता है, पौधों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा फाइबर को हम लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ केमिकल भी बनाते हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। फाइबर को हिंदी में रेशे या तंतु कहा जाता है। तो इस लेक्चर में फाइबर या रेशे की बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो अब तक आपने कृषि एवं पशुपालन वाले चैप्टर में आपने देखा कृषि क्या है, कृषि के कितने चरण होते हैं और कृषि कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने देखा वाणिज्यिक कृषि, निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, झूम खेती इत्यादि आपने देखा। इसके अलावा आपने देखा कि कृषि के उत्पादों को किस प्रकार से सही भंडारण किया जाए। पशुपालन में आपने देखेगा मत्स्य पालन को देखा क्या कहा जाता है, या बहुत सी क्रांतियों की आपसे बात की गई कि गोल क्रांति किसे कहते हैं या हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं फसलों के प्रकार की। देखिएगा ऋतुओं के अनुसार फसलों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरी होती हैं जायद की फसलें। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसलें की। खरीफ की फसलों का जो समय होता है बोने का, वो होता है जून जुलाई। जो इस समय चल रहा है जून जुलाई, आज ये वीडियो मैं 5 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जून और जुलाई के महीने में खरीफ की फसलों को बोया जाता है और इनकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के दौरान। यानी कि जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के दौरान इनकी कटाई होती है। यानी कि पूरे के पूरे वर्षा काल में आप देख रहे हैं भारत में गर्मियों में जो वर्षा शुरू होती है जून में शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक चलती है। तो यानी कि पूरे वर्षा काल में ये फसलें तैयार हो पाती हैं, इसलिए इनको वर्षा काल की फसलें कहा जाता है। तो खरीफ की फसलें, इनकी बुआई होती है जून जुलाई के महीने में, कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। इन्हें वर्षा काल की फसलें कहा जाता है। इसमें प्रमुख फसलें धान, तो मैंने आपको बताया था चावल की खेती में पानी बहुत चाहिए, तो प्रमुख फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया देखते होंगे। एक फली आती है लंबी सी और उसके फली के जो अंदर से दाने निकलते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि ये प्रमुख फसलें हैं। कौन सी? खरीफ की फसलें हैं। तो देखा आपने खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई में, कटाई सितंबर अक्टूबर में। पूरे टाइम इस दौरान देखते हैं आप भारत में वर्षा ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की माध्यम से। तो आप देखते हैं इस समय बारिश की वजह से इसको वर्षा काल की फसलें कहा जाता है। और कौन कौन सी फसलें प्रमुख हैं वो आपने देखा। अगली फसल है रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जैसे ही खरीफ की फसलें ख़त्म होती हैं खेत से अक्टूबर में, और अक्टूबर नवंबर में जैसे ही खेत खाली होता है 10-15 दिन का गैप देने के बाद अक्टूबर नवंबर इनकी बुआई की जाती है और अप्रैल मई में इनकी कटाई कर ली जाती है। अप्रैल मई में इनकी कटाई कर ली जाती है। इन्हें शीतकाल की फसलें कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर में शीतकाल शुरू हो जाता है ना, और मार्च अप्रैल तक चलता है यहाँ पे। तो इसलिए ज़्यादातर टाइम ये फसलें शीतकाल में रहती हैं। ऊपर वाली फसलें ज़्यादातर वर्षा काल में रह रही थी, ये शीतकाल में रह रही हैं, इसीलिए इन्हें जाड़ों वाली फसल कहते हैं। और इसमें वर्षा सहायक काम करती है। जाड़ों वाली वर्षा जो होती है इसमें सहायक, जाड़ों वाली फसल के अलावा जाड़ों वाली जो वर्षा होती है वो इसमें सहायक होती है। यानी कि ऊपर वाली फसलों में, खरीफ की फसलों में गर्मी वाली वर्षा अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून वाली वर्षा सहायक थी, और रबी की फसलों में जाड़ों वाली वर्षा इसमें सहायक होती है। जाड़ों वाली वर्षा आप देखते होंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में हमारे यहाँ बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से बारिश होती है और वो वर्षा इसमें सहायक होती है। प्रमुख फसलें रबी की गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, मलानी, राई इत्यादि, ये सब इसकी क्या है? प्रमुख फसलें हैं रबी की। तीसरी फसल की बात करेंगे जायद की। तो देखिएगा जायद की जो फसल है रबी के समाप्त होने के और खरीफ के शुरू होने के बीच का जो समय होता है, आप देख पा रहे हैं खरीफ का समय क्या है? जून जुलाई शुरू होने का बुआई का, और रबी का ख़त्म होने का समय क्या? अप्रैल मई। तो मई के बाद जुलाई तक
जून जुलाई और मई इसके बीच का जो गैप बचेगा इसमें कौन सी फसलें होंगी, जायद की फसलें। इसीलिए इन्हें रबी व खरीफ के बीच की फसलें कहा जाता है। मार्च में इनकी बुआई शुरू हो जाती है। जैसे ही रबी की फसलें मार्च में कटना शुरू होती हैं धीरे धीरे, तो जायद की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है और जून के लास्ट तक इनकी कटाई हो जाती है। इसमें प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला इत्यादि। याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल के बाद ही खरबूज और तरबूज आना शुरू हो जाते हैं, तो ये जायद की फसल में आते हैं, जो कि रबी और खरीफ के फसलों के बीच की फसलें हैं। अर्थात रबी की फसलों की कटाई शुरू हो जाती है तभी इनको बोना शुरू कर देते हैं, और जब खरीफ की फसल के बुआई का टाइम आता है तब तक इन्हें काट के समाप्त कर देते हैं। तो देखा आपने, खरीफ की फसलें बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर, वर्षा काल की फसलें कहा जाता है। प्रमुख फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, यह सब आपने देख ही लिया। रबी की फसलें बुआई अक्टूबर नवंबर में, यानी कि खरीफ की फसल समाप्त होने के बाद, कटाई अप्रैल मई में। शीतकाल की फसलें कहा जाता है। जाड़ों में होने वाली वर्षा इसको सहायता प्रदान करती है रबी की फसलों को। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर आपने देख ही लिया। जायद की फसलें खरीफ और रबी के बीच की फसलें हैं। मार्च में इनकी बुआई होती है, जून में कटाई होती है। प्रमुख फसलें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला इत्यादि। अब देखिएगा, हम बात करते हैं विदेशी फसलें, यानी कि वो फसलें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में किसी दूसरे स्थान से, दुनिया के किसी दूसरे भाग से भारत में आई। तो देखिएगा, गेहूं उत्तर पश्चिम एशिया, हम रहते हैं दक्षिण एशिया में, हम भारत जो हमारा पड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, और ये बात हो रही है उत्तर पश्चिम एशिया की बात हो रही है। चना उत्तर पश्चिम एशिया, आलू दक्षिण अमेरिका, टमाटर दक्षिण अमेरिका, मिर्च दक्षिण अमेरिका, मूंगफली दक्षिण अमेरिका, अमरूद दक्षिण अमेरिका, मक्का मैक्सिको, मटर यूरोप से आई हुई है, गोभी यूरोप से, सोयाबीन चीन से, पपीता अमेरिका से, कॉफ़ी अफ्रीका से, बाजरा अफ्रीका से, भिंडी अफ्रीका से। देखिएगा, आप में से बहुत से सीटेट के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड मैप के बारे में टेंशन होगी। वर्ल्ड मैप में उन्हें चीज़ें नहीं पता है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है। ये परेशानी बहुत जल्दी दूर करूँगा। आज बारिश हुई है अलीगढ़ में थोड़ी सी, तो आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं ज़्यादा पसीना भी नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी मैं वर्ल्ड मैप पे एक बहुत इफेक्टिव वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि आपको आसानी से पता रहे कौन सा महाद्वीप कहाँ है। और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेज में मुझसे पढ़े हैं और मैंने वहाँ पढ़ाया है, उनको ये बताया है वर्ल्ड मैप, तो उन्हें आज तक याद होगा कि वर्ल्ड मैप में उन्हें कोई भी महाद्वीप ढूंढने में दिक्कत नहीं होती होगी। मैं जल्दी ही वर्ल्ड मैप पे एक बहुत इफेक्टिव वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ, जैसा कि मैंने इंडियन मैप का बनाया था। अब देखिएगा, विदेशी फसलों के बाद बात करते हैं रेशे या तंतु की, इंग्लिश में इसको फाइबर कहा जाता है। देखिएगा, हम जो कपड़े इत्यादि पहनते हैं वो सब फाइबर के बने हैं। आप कपड़े को देखेंगे गौर से तो बहुत छोटे छोटे धागे होते हैं। आप किसी धागे को देखेंगे, धागे के अंदर भी रेशे होते हैं। तो हमारे फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हमारे कपड़े फाइबर से बनते हैं। हमारे आसपास जो बोरे हो देखे होंगे आपने, बोरे इत्यादि होते हैं, जिसमें गेहूं वगैरह भरा जाता है, वो सब बोरे फाइबर से बनते हैं। आप रस्सी देखते हैं, वो फाइबर से बना होता है। आप और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो फाइबर से बनी होती है। तो देखिएगा, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। प्राकृतिक रेशे जानवर और पेड़ पौधों से मिलते हैं। प्राकृतिक रेशे जानवरों से भी प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। रेशे कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से, मैन मेड, यानी कि लेबोरेटरी में भी बनाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि किसी समय रेशों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता था, उस समय जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और उतनी मात्रा में प्राकृतिक रूप से रेशे प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। इसके अलावा रेशे या तंतु अर्थात फाइबर से धागे बनते हैं, धागों से क्या बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। यानी कि जो रेशे या तंतु कहा जा रहा है उसको इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। फाइबर से धागे बनते हैं। कभी आप धागा देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे फाइबर जैसे होंगे, रेशे जैसे होते हैं, उनसे धागे बनते हैं, धागों से वस्त्र बनते हैं। और जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या कहा जाता है, जंतुओं से प्राप्त रेशों को जांतव कहा जाता है, जांतव रेशे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जंतुओं से प्राप्त रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। जैसे ऊन और रेशम, ऊन भी जानवरों से प्राप्त की जाती है और रेशम भी जानवरों से प्राप्त की जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊन को। ऊन पाई जाती है भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, याक से, लामा से आदि से, ठीक है ना। मेनली हम लोग भेड़ सुनते हैं, लेकिन इन सभी जानवरों से भी ऊन प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, ऊन का मुख्य स्रोत जो होता है वो भेड़ ही होती है, लेकिन बाकी के सभी जानवरों, दुनिया के कई सारे हिस्सों में, क्योंकि हम जिन जानवरों को देखते हैं ऊँट और बकरी इत्यादि को, हमें लगता है इनसे ऊन प्राप्त नहीं होती, लेकिन दुनिया में आप जैसे ही अलग अलग महाद्वीपों में जाएंगे तो आपको इन जानवरों की प्रजातियां अलग अलग मिलेंगी। और कई सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं बकरी और ऊँट की, वो ऊन भी देती हैं। तो
ऊन प्राप्त कहाँ से होती है? भेड़ से, बकरी से, ऊँट, याक, लामा। और हालांकि ऊन का जो मुख्य स्रोत है वो भेड़ ही है। ध्यान रखिएगा, भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती है वो गर्मियों में उतारी जाती है। भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती है वो गर्मियों में उतारी जाती है। उसकी वजह है कि जाड़ों में जो भेड़ की ऊन है वो तो उसके बाल हैं, तो वो उसे गर्मी जाड़ों में ठंड से सुरक्षा देती है। और जब गर्मी ज़्यादा आती है तो उसके बाल उतार दिए जाते हैं, अर्थात वो ऊन उतार दी जाती है, तो उसको आराम मिल जाता है गर्मी से और हमें उसकी ऊन की प्राप्ति हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, गर्मियों में भेड़ों से ऊन उतारी जाती है ताकि उन्हें गर्मी कम लगे। ध्यान रखना, ये बहुत ही पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है। पश्मीना शाल, अंगोरा। आगे एक चैप्टर आएगा चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, एक चैप्टर आएगा चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, तब हम बात करेंगे पश्मीना शाल कितने दिन में तैयार होती है, कितने कारीगर तैयार करते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, पश्मीना और अंगोरा बहुत महंगी शालें बनती हैं। पश्मीना शॉल एक 2-2 लाख रुपए कॉस्ट होती है अगर ओरिजिनल मिल जाए आपको, और इतनी गर्म होती है कि आप बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में होंगे, अगर आप पश्मीना शॉल ओढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो पश्मीना और अंगोरा जो ऊन है वो बकरियों से प्राप्त की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला रेशा हुआ ऊन, दूसरा रेशा है रेशम। रेशम के बारे में मैंने बताया था आपको कि रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। तो रेशम कीड़ों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। और ध्यान रखिएगा, पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहते हैं, जैसे जूट और कपास। ये रेशम और ये ऊन तो जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे, बाकी की पौधों से जो प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों ऊन और रेशम तो जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे, जानतव रेशे कहे जा रहे थे, जबकि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को पादप रेशे कहा जाता है, जिसमें जूट और कपास। यानी कि रेशे 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक की अगर बात करेंगे तो उसमें 2 प्रकार के, जानतव जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और वो जो पादप रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन और रेशम, और पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे जूट और कपास। ठीक है ना। अब जूट की बात करें तो जूट प्राप्त होता है पटसन और फ्लैक्स के पौधे से। पटसन और फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये सभी पौधे खेतों में उगाए जाते हैं, और उसके बाद उगाने के बाद जब ये पूरे बड़े हो जाते हैं तो उनको काटने के बाद पानी में डुबो दिया जाता है। कुछ समय तक ये पानी में डूबे रहते हैं, उसके बाद पानी से बाहर निकाल के इनको सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन पौधों की जो ऊपर की जो छाल होती है उसको खींच लेते हैं, उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं, उन फाइबर से रस्सी इत्यादि, बोरे इत्यादि बना लिए जाते हैं। तो जूट बनता है पटसन और फ्लैक्स के पौधे से। पटसन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बिहार में पटसन की खेती बहुत होती है, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में नंबर 1 रहता है। और ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा आप जानती, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जहाँ मिलती हैं, सुंदरवन डेल्टा के इलाके में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही जूट की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो जूट पटसन और फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। पटसन पौधों के लिए अत्यधिक पानी आवश्यक है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में इसकी खेती, असम में भी पानी बहुत ज़्यादा है। और पटसन को सुनहरा रेशा कहते हैं, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं इस समय कि हम बात कर रहे हैं रेशे की बात कर रहे हैं। रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होती हैं वो जानतव, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे ऊन और रेशम, और पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे उन्हें पादप रेशे कहा जाता है। पादप रेशे जूट और कपास। अब कपास की बात करें तो ध्यान रखिए, कपास काली मिट्टी और गर्म जलवायु बहुत आवश्यक है। कपास का पौधा होता है, उसका फूल होता है, फूल के अंदर से कपास निकलती है। तो कपास के लिए गर्म जलवायु यानी कि मौसम गर्म होना आवश्यक है, और काली मिट्टी इसके लिए आवश्यक है। इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कपास की बहुत खेती की जाती है, खासकर महाराष्ट्र नंबर 1 रहता है इसमें, महाराष्ट्र गुजरात नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं इसमें। और कपास से आप देखते हैं कॉटन से बहुत सारे कपड़े हम तैयार करते हैं। अब देखिएगा, प्राकृतिक रेशे हो गए, प्राकृतिक रेशे में 2 हो गए आपके जंतुओं से प्राप्त और 2 हो गए पौधों से प्राप्त। अब बात करते हैं कृत्रिम रेशे की, आर्टिफिशियल फाइबर की बात करते हैं, जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, केमिकल की सहायता से, रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता है। रेयॉन, रेयॉन एक रेशा है जो लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। रेयॉन एक रेशा है जो लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, लेकिन आता ये आर्टिफिशियल में ही है। लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, लकड़ी प्राकृतिक है लेकिन बनाने का तरीका इसका आर्टिफिशियल है, बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए इसको मानव निर्मित रेशा कहते हैं, रेयॉन को। नायलॉन आप जानते ही हैं, रस्सी इत्यादि नायलॉन की बनती है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के बहुत सारे कपड़े, हम जो भी कपड़े पहनते हैं, प्योर कॉटन तो कभी होगा ही नहीं, उसमें थोड़ी बहुत पॉलिस्टर मिक्स होती है। एक्रिलिक,
कृत्रिम ऊन, याद रखिएगा, आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं ऊन मार्केट में कितनी सारी ऊन आपको मिलती है। क्या इतनी सारी ऊन भेड़ से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो ऊन को अभी क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जैसे एक्रिलिक अर्थात कृत्रिम ऊन कहा जाता है। तो ये आपके आर्टिफिशियल रेशे रहे, जिसको मानव निर्मित रेशे, कृत्रिम रेशे या मैन मेड रेशे कहते हैं। ये रेशे आपके प्राकृतिक थे। इसमें 2 आपके जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे, ऊन और रेशम, और 2 प्राप्त हो रहे थे पौधों से, जूट और कपास। याद रखिएगा, पश्मीना और अंगोरा जो ऊन है बकरियों से प्राप्त की जाती है। बाकी का आपने फसलें देखी, खरीफ की फसलें, बुआई जून जुलाई, कटाई सितंबर अक्टूबर। वर्षा काल की फसलें, प्रमुख फसलें आपके सामने हैं। रबी की फसलें बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई अप्रैल मई। और जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच होती हैं। बाकी की कौन कौन सी फसल दुनिया के कौन से हिस्से से आई है, इसके बारे में आपने देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दें। और अब मौसम सही होने जा रहा है तो आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन ऐसे हुए हैं जिसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अत्यधिक गर्मी की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेगा। थैंक यू।